गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में एक और टॉपिक लेके आए हैं, कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। इसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कैसे हमारे कोलबर्ग का मानना था कि हम ह्यूमन मॉरल डेवलपमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर लेवल में 2 स्टेजेस होंगी और हर स्टेज में अपनी एक दुविधा होगी, अपना एक डाउट होगा। तो हम इन सभी 6 स्टेजेस को डिटेल में समझने वाले हैं और हम इसको कोलबर्ग की थ्योरी को पियाजे की थ्योरी से भी कंपेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो लॉरेंट कोलबर्ग है हमारे, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, वैसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता पर आपको पता होना जरूरी है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है हमारे कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग। और इन्होंने क्या मानना था, इन्होंने जो पियाजे की थ्योरी को फर्दर डिफाइन किया है। इन्होंने पियाजे की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इन्होंने पियाजे की थ्योरी में फर्दर वर्क किया है। हमारी पियाजे की थ्योरी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थी और हमारी कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट पे है। यानी कि उन्होंने उसके ऊपर फर्दर वर्क किया है। और इन्होंने भी जो है हमारे जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को मॉरल डेवलपमेंट से जोड़ा है। दूसरी तरफ हमारे पियाजे ने जो है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ा है, यानी कि दोनों का बेस थोड़ा बहुत सेम सही है। अब हम समझेंगे सबसे पहले मॉरल होते क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या होती है। मॉरल वैल्यूज मतलब कि ये समझना, ये डिसाइड करना क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि मॉरल का, कि क्या ये डिसाइड करना हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होता है। हम किस बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं क्या चीज़ राइट होगी, क्या चीज़ रॉन्ग होगी। तो उसके आधार पे इन्होंने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। इनका मानना है कि पहले आदमी जो है प्री कन्वेंशनल लेवल पे आता है, फिर कन्वेंशनल पे आता है, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे जाता है। और हर लेवल में इन्होंने 2 स्टेजेस बताई हैं। पहली दूसरी स्टेज हमारी पहले लेवल पे आती हैं, तीसरी और हमारी चौथी स्टेज हमारे दूसरे लेवल पे आती हैं, फिर पांचवी और छठी स्टेज हमारे तीसरे लेवल पे आती हैं। अर्थात कि एक लेवल में भी 2 स्टेजेस इन्होंने और फर्दर डिवाइड करी हैं। तो पहले बात करते हैं हम प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में। प्री कन्वेंशनल स्टेज का मतलब है कि जो हमारे चाइल्ड है या फिर कोई भी पर्सन है, वो मॉरल वैल्यूज का फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको एक्सटर्नली कंट्रोल किया जा रहा है, उसको एक्सटर्नली बताया जा रहा है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इसमें कह सकते हैं कि हमारी मॉरल वैल्यूज जो है एक्सटर्नली कंट्रोल होती है पहली स्टेज में। ठीक है। और ये स्टेज देखी गई है इन जनरल, ये देखी गई है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल के या फिर एलिमेंट्री स्कूल के चाइल्ड्स होते हैं, उनमें पहली स्टेज ही देखने को मिलती है। अच्छा, इस बात को आप ध्यान से समझिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चे की कोई उम्र के साथ उसकी स्टेज भी बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो पूरे जीवन भर पहली स्टेज में पड़े रहते हैं, कुछ होते हैं जो जल्दी जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। कोई जो पहुंच ही नहीं पाते हैं हमारे फोर्थ या फिर सिक्स स्टेज में, ठीक है ना। तो ये पर एवरेज ये देखा गया है कि जो हमारे में प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्री कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं। यानी कि उनको एक्सटर्नली कंट्रोल किया जाता है, उन्हें बताया जाता है क्या चीज़ सही है तो वो सही है, क्या चीज़ गलत है तो गलत है। उनको खुद भी कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, जो उनको एक्सटर्नली बोला जाता है वो मान लेते हैं। फिर हमारी कन्वेंशनल स्टेज आती है। कन्वेंशनल स्टेज में हमारी कन्वेंशनल लेवल आता है जिसमें हमारी थर्ड और फोर्थ स्टेज होती है। तो कन्वेंशनल लेवल जो है सोसाइटी के ऊपर बेस होता है कि सोसाइटी में क्या कन्वेंशंस हैं, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के क्या कल्चर हैं। उसके आधार पे हम अपनी मॉरल वैल्यूज डिसाइड करते हैं। उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं हमें क्या चीज़ सही होगी, क्या चीज़ गलत हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोसाइटी में कैसे कपड़े क्या कन्वेंशन है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसके आधार पे हम डिसाइड करें कि क्या कौन से कपड़े सही होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। सोसाइटी में फैमिली को लेके क्या नॉर्म्स हैं, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली को क्या नॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे इंडिया है, इंडिया में ये माना जाता है कि जो जॉइंट फैमिली है वो अच्छी होती है, जॉइंट फैमिली को प्रेफरेबल माना गया है। और अगर जॉइंट फैमिली भी नहीं तो स्मॉल फैमिली को प्रेफरेबल माना गया है, यानी कि जिसमें जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। जबकि वेस्टर्न में माना गया है कि न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए। न्यूक्लियर यानी कि एक हस्बैंड वाइफ और उनके जो है माइनर चाइल्ड। जैसे चाइल्ड जो है बड़ा हो जाए, एडल्ट बन जाए,
उसको घर से बाहर निकाल दो, वो घर से बाहर जाएगा, अपने खुद का जो है किराए पे रहेगा, बिज़नेस करेगा, नौकरी करेगा, जो भी करेगा खुद करेगा। तो वो विदेशों में हमारी न्यूक्लियर फैमिली चलती है, इंडिया में जॉइंट फैमिली और स्मॉल फैमिली चलती है। ये एक कन्वेंशन है सोसाइटी का। तो इसी के आधार पे जो राइट और रॉन्ग भी डिसाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अगर कोई जो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है या फिर जो है कोई बच्चा 21 साल का बच्चा जो घर छोड़ के अपना नया किराए पे रहना शुरू कर देता है तो हम उसको गलत मानते हैं, हम कहते हैं गलत चीज़ है। पर विदेशों में ये चीज़ को अच्छा माना जाता है क्योंकि वो उनकी सोसाइटी कन्वेंशन है, वो उनकी सोशल कन्वेंशन है। फिर हमारी स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल की। अच्छा एक और बात है जो हमारी कन्वेंशनल स्टेज है, ये इसमें देखा गया है कि जो हमारे एडोलसेंट के बच्चे होते हैं या फिर एडोलसेंस या यंग एडल्ट के जो लोग होते हैं, वो हमारी सेकंड स्टेज में पड़े होते हैं। ठीक है ना? मैं फिर से लिखता हूँ एडोलसेंस या फिर यंग एडल्ट। एडोलसेंस और यंग एडल्ट में हमें जो है सेकंड लेवल देखने को मिलता है। जो थर्ड लेवल होता है, ये कहीं भी देखने को मिल सकता है और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है थर्ड लेवल पे पहुँचे ही हमारा। क्योंकि थर्ड लेवल है, ये कन्वेंशनल से ऊपर उठ के देखने की बात हो गई। यानी कि आप सिर्फ़ सोसाइटी में क्या कन्वेंशन है, क्या होता आ रहा है, क्या सोसाइटी क्या मानती है, सिर्फ़ इस पे डिपेंड नहीं है। आपके मॉरल वैल्यूज़ तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है। जैसे कि ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल हो गया या फिर दया भावना हो गई आपकी, इन सभी जो बेसिक जो होते हैं हमारी चीज़ें, उन पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि अपनी क्या विचारधारा है, सोसाइटी से हट के आपकी खुद की क्या विचारधारा है, उसके बेस पे आपके जो मॉरल वैल्यूज़ डिपेंड करेंगे। और हो सकता है आपकी जो पर्सनल विचारधारा है, वो सोसाइटी के साथ क्लैश करे और जब आपकी पर्सनल जो बिलीफ्स एंड थॉट्स हैं, जब वो सोसाइटी के कन्वेंशन के साथ क्लैश करते हैं, तो आप थर्ड स्टेज में हमेशा अपने पर्सनल बिलीफ को प्रेफ़र करेंगे। ठीक है ना? तो हम थर्ड स्टेज में देखते हैं कि ये लॉज़ को तोड़ने में भी विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी में कोई लॉ बना है, जो कि सोसाइटी को हानि पहुँचा रहा है, सोसाइटी को हार्म कर रहा है बेनिफिट करने की जगह हार्म कर रहा है, तो उस लॉ को, उस कन्वेंशन को तोड़ना ही अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ किसी बंदे का, किसी आदमी का ये मानना है कि कि इंडिया में किसी आदमी का ये मानना है कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा अच्छी है, न्यूक्लियर फैमिली से इंडिपेंडेंस में मिलती है बच्चे को। न्यूक्लियर फैमिली से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि वो क्या करेगा, तो वो इंडिया में रहकर भी जो न्यूक्लियर फैमिली करेगा, वो जो है सोसाइटी में चलने वाली कन्वेंशन से अलग हट के काम करेगा। उसी तरफ हमारे अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में किसी का मानना है कि जॉइंट फैमिली से जो है आपसी भाईचारा पैदा होता है, जॉइंट फैमिली से एक-दूसरे का सपोर्ट हासिल होता है, तो वो वहाँ की कन्वेंशन को तोड़ के, वहाँ पे जो न्यूक्लियर फैमिली की कन्वेंशन है, उसको तोड़ के जॉइंट फैमिली में रहना प्रेफ़र करेगा। ठीक है? तो हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहीं पर भी पाई जा सकती है, एडल्ट्स में पाई जाती है नॉर्मली ये, पर एडल्ट्स में हो सकता है कोई जो हमारा पर्सन इस स्टेज तक पहुँचे ही ना, कोई पहुँच भी जाता है। और यहाँ तक कि जो हमारी 6th स्टेज है, इसमें तो बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि हर स्टेज में क्या-क्या उसके फीचर्स होते हैं। हर स्टेज में क्या हमारी दुविधा होती है, हर स्टेज में क्या दुविधा हो मतलब कि हमारे में किस बेसिस पे हम जो अपने मॉरल्स डिसाइड करते हैं। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? अभी तो हमने ब्रॉडली समझा था कि प्री कन्वेंशनल पे हमें एक्सटर्नली कंट्रोल होते हैं। जो हमारी कन्वेंशनल है उसमें हम सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल होते हैं, सोसाइटी में चलने वाले कन्वेंशन और रूल्स के द्वारा। और पोस्ट कन्वेंशनल में हम अपने पर्सनल बिलीफ और पर्सनल थॉट्स पे डिपेंड करते हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब हम 6 स्टेजेस की बात करेंगे। जो हमारे कोलबर्ग हैं, उन्होंने 6 स्टेजेस बताए थे मॉरल डेवलपमेंट के, जिसमें से सबसे पहला है हमारा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है ना? वैसे ये तो हमने पहले बता चुके हैं कि हर 2 स्टेज एक लेवल को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो ये लेवल 1 में हमारी लेवल 1 की भी स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसका मतलब है इस स्टेज में जो चाइल्ड होता है वो उसके जितने भी एक्शंस होते हैं वो इस बेस पे होती हैं कि मुझे कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, फियर के बेस पे होता है। जो पहली स्टेज है ये फियर या फिर जो है हमारी ओबीडियंस सबमिसिवनेस के बेस पे होता है। जैसे कि बच्चा होता है वो उसके दिमाग में क्या होता है जो पहली बार स्कूल गया है तो वो सोचता है कि मेरे टीचर हैं, मुझे हर टीचर की सभी बातों को मानना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो सही बातें हैं, इसलिए क्योंकि मुझे बस मानना चाहिए, मुझे उनको ओबे करना चाहिए, बिना कोई रीज़न के, बस ओबीडियंस होना चाहिए। इसको कहते हैं ओबीडियंस। और पनिशमेंट, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो मुझे कोई पनिशमेंट मिलेगी। इसका एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, अगर 2 बच्चे हैं, एक नोटोरियस बच्चा है, एक डिसेंट बच्चा है, ठीक है ना? एक बच्चा है जो टीचर की बहुत सभी बातें मानता है, एक बहुत ही नोटोरियस बच्चा है।
तो नोटोरियस बच्चा जो है डिसेंट बच्चे को बोलेगा, चलो आ जाओ आज क्लास बंक कर देते हैं, आज क्लास स्किप कर देते हैं। तो डिसेंट बच्चा कहेगा, नहीं नहीं मैं स्किप नहीं करूंगा क्लास, क्योंकि मुझे डर है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अगर टीचर को पता चल गया तो वो मुझे पनिशमेंट देगा। तो इसमें तो उसमें बच्चे ने डिसाइड तो सही किया कि उसे क्लास स्किप नहीं करनी, पर उसने इसलिए नहीं कहा कि मैं स्किप नहीं करनी कि जो है आगे जाके मुझे फायदा होगा, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी या फिर मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा क्लास में। उसका मन तो उसका भी कर रहा था कि मैं स्किप कर दूं क्लास, पर फिर भी उसने स्किप इसलिए नहीं करी क्योंकि उसे डर था। उसके मन में डर था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। उसके जो है मॉरल डेवलपमेंट इसमें कहेंगे कि उसको फियर पे डिपेंडेंट था उसका मॉरल डेवलपमेंट। उसमें खुद ये नहीं सोचा मेरे इंटरेस्ट क्या होगा, क्या मुझे पढ़ाई करके जब मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। ना ही उसने ये सोचा कि जो है मेरे अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे कुछ अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अभी उसने सिर्फ फियर के बेस पे अपना डिसीजन लिया है। इसको कहते हैं पहली स्टेज। फिर हमारी दूसरी स्टेज आती है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड पे, ठीक है ना। अब इसमें सेल्फ इंटरेस्ट की बात तो कर दी है, तो सेल्फ इंटरेस्ट पे मतलब इतने वो ये नहीं सोचेगा कि वो मेटेरियलिस्टिक सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी है। अर्थात वो बच्चा ये नहीं सोच रहा कि मुझे आगे जाके मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी, मेरा नॉलेज में मेरा खुद का ही फायदा होगा अगर मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो। बल्कि वो ये सोच रहा है अगर मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो फिर वो हो सकता है कि मुझे आज मान लो कि आज टीचर जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, कोई टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, तो वो सोचेगा आज तो मैं पक्का स्किप नहीं करूंगा। नोटोरियस बच्चा भी सोचेगा आज तो मैं क्लास स्किप करूंगा ही नहीं, क्योंकि आज तो मुझे टॉयज मिलने वाले हैं। उसका सेल्फ इंटरेस्ट जाग गया, उसको रिवॉर्ड जाग गया है। जैसे कि बच्चा जो है मेहनत करेगा एग्जाम में, अगर टीचर ने बोल दिया जो भी इस एग्जाम को टॉप करेगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा, उसको टॉफी दूंगा, तो सभी बच्चे जो है लग जाएंगे मेहनत में। वो इसलिए नहीं लगे हैं क्योंकि उनको रेपुटेशन बढ़ जाएगी कि मैं टॉपर बन गया हूँ। ना ही वो इसलिए लगे हैं, ना ही वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी। वो सिर्फ मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो टॉफी चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए। उन सभी बच्चों को सिर्फ उस चॉकलेट और टॉफी पे जो है फोकस है, और कोई भी चीज पे उनका फोकस नहीं है। ठीक है। इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में हम कभी बच्चा जो है कभी भी अपने रिलेशंस के बारे में नहीं सोचेगा, अपनी रेपुटेशंस के बारे में नहीं सोचेगा। ये नहीं सोचेगा कि मेरे जो जानने वाले मेरे दोस्त हैं मुझे अच्छे से देखेंगे, उनके मन में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि पूरे स्कूल में मेरी वाहवाही हो जाएगी, पूरा जो क्लास में टीचर मुझे जो अप्रिसिएट करेगा। वो कभी ऐसी चीजें नहीं सोचेगा दूसरी स्टेज में। जबकि अगर तीसरी स्टेज की बात करें तो तीसरी स्टेज पूरी की पूरी रेपुटेशन पे बेस्ड होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं पहली स्टेज हमारी फियर पे है, दूसरी स्टेज हमारी मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड पे है। मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड पे इसको समझिए, वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे जो है नॉलेज बढ़ जाएगी किसी चीज को करने से, मेरा लॉन्ग टर्म में कोई फायदा होगा, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म की सोच रहा है। जैसे कि बच्चे को बोल दिया है टीचर, उसके पेरेंट्स ने ही बोल दिया कि भाई तू अच्छे से अगर मार्क्स अच्छे से ले आता है तो मैं तुझे घुमाने ले जाऊंगा कहीं, या फिर मैं तुझे बाईसाइकिल दिलवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब वो मेहनत करेगा एग्जाम के लिए, उस बाईसाइकिल जीतने के लिए, उस ट्रिप को जीतने के लिए, ठीक है ना। और जब दूसरी तरफ जो हमारी गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज है, उसमें बच्चा मेहनत करेगा ताकि मेरी जो पेरेंट्स मुझे अच्छे से देख पाए, क्लास में मुझे रिस्पेक्ट मिल पाए, टीचर मेरी अप्रिसिएशन कर पाए, टीचर मुझे जो है मेरी बुराई ना कर पाए, ठीक है ना। इसमें अप्रूवल और डिसअप्रूवल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। हमारे गुड बॉय और गुड गर्ल में अप्रूवल और डिसअप्रूवल दोनों शामिल होते हैं। यानी कि बच्चे को ये भी है कि मुझे एप्रिसिएशन मिले क्लास में, और बच्चे को ये डर भी है कि टीचर मेरी बुराई ना कर दे, टीचर जो मुझे जो है बुरी बातें ना बोल दे, मुझे डांट ना लगा दे, ठीक है ना। मतलब उसको पनिशमेंट से डर नहीं है, उसको अपनी रेपुटेशन से मतलब है कि टीचर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि अपने से पिछली दो स्टेज में वो समझ चुका है इस बात को कि जो रेपुटेशन से उसको बाद में लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जो कि बार बार एक बच्चा है जो बार बार गलतियां करे जा रहा है, बार बार जो गलत काम करता है, पर वो एक समय, और दूसरा बच्चा है जो कभी कोई गलत काम नहीं करता, जो क्लास में टीचर का फेवरेट है, अब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो टीचर क्या कहेगा कि जरूर इस गलत काम करने वाले ने ही इसको उकसाया होगा। ये तो अच्छा बच्चा है, ये तो गुड बॉय है, ये तो गुड गर्ल है, ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगी, ये बैड बॉय बैड गर्ल ने ही कुछ गलत काम किया होगा, ठीक है ना। तो ये रेपुटेशन पे बेस होती है। फिर हमारे चौथा आता है लॉ एंड ऑर्डर पे, ठीक है। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज होती है, इसमें हमारे जो बेसिकली हम समझते हैं कि लॉ सबसे ऊपर होता है, सबको लॉ को फॉलो करना चाहिए, कि हमेशा जो लॉ बने हुए हैं सोसाइटी के लिए बने हुए हैं लॉ,
कि सोसाइटी में अच्छे से ऑर्डर मेंटेन हो पाए, सोसाइटी में अच्छे से वर्क कर पाए, सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर को मानना चाहिए। भले ही लॉ गलत हो, सही हो या फिर कोई भी बात के कारण हो, हमेशा लॉ को सबसे ऊपर मानो। लॉ इज़ अबव एवरीवन, लॉ इज़ अबव एवरीवन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इंडिया का लॉ है, वो सबसे ऊपर है। इसमें केस में जो भी हमारे चाइल्ड होगा या फिर जो एडल्ट होगा, एडोलसेंस होगा, वो कभी भी जो है लॉ को ब्रेक नहीं करेगा। हमारे ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं, इसी स्टेज पे अटक के रह जाते हैं। इस स्टेज से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, वो सिर्फ़ लॉ को ही अपना सबसे ऊपर मानने लग जाते हैं। अच्छा, जो गुड बॉय गुड गर्ल की हमने स्टेज बताई थी, इसमें जो है बच्चा जो है रिवॉर्ड के लिए नहीं होता है और इसमें सिर्फ़ रेपुटेशन देख रहा है और ये सिर्फ़ ब बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं है, एडल्ट्स पे भी अप्लाई होती है। यानी कि एडल्ट्स भी सोचते हैं कि सोसाइटी में क्या अच्छा होता है, अगर मैं ये काम करता हूँ, तो सोसाइटी में मुझे अच्छे से देखा जाएगा। अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ, अगर मैं जो जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो सोसाइटी मुझे अच्छे से देखेगी। अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली में चले जाऊँगा, तो सोसाइटी सोचेगी इसे घर से भाग के आ गया, या अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ दिया इसने, या अकेले रहने लग गया। अलग-अलग बातें सोचने लग जाएँगी, मुझे बैड बॉय समझने लग जाएँगी। तो इससे बॉय या बॉय मतलब चाइल्ड के ऊपर नहीं होता, ये एडल्ट होने पे भी होता है, ये सोसाइटी कन्वेंशंस पे होता है और ये लॉ एंड ऑर्डर पे होता है। फिर 5वीं हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे आती है। अच्छा, इससे पहले हम ये दोनों स्टेज समझाएँ, मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहूँगा। जो हमारे कोलबर्ग ने अपनी स्टेट में अपनी थ्योरी से पहले एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कैसे एक आदमी होता है जिसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। कोई ऐसी बीमारी से बीमार होती है जिसका इलाज बहुत ही रेयर होता है। पर किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने उसका इलाज बना लेता है, कोई बहुत ही महँगी सी मेडिसिन बनाता है। तो वो हमारा जो आदमी होता है वो जाता है डॉक्टर के पास, प्लीज़ मुझे दवाई दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी को इस दवाई की ज़रूरत है, मुझे सस्ते में दवाई दे दो। मुझे 50% दाम में ही दे दो, मेरे पास 50% है, मैं आपको बाद में और लाके दे दूँगा। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, पर डॉक्टर कहता है, अगर मैं तुम्हें ये दवाई दे दूँगा, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। फिर मैं जो है बाकी मैंने तो इसमें बहुत रिसर्च करी थी और या फिर मैं किसी और को दे दूँगा तो उसकी भी जान बच जाएगी। जान तो मैं किसी की भी बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारी बीवी की क्यों बचाऊँ? जबकि तुम तो मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। तो अब उस आदमी के मन में दुविधा आती है, क्या वो रात को जाए और उसकी दवाई चोरी करके ले आए और अपनी बीवी को बचा ले, या फिर वो जो है छोड़ दे, वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करे और जो है अपनी बीवी को मरने दे। ठीक है ना? अब इसी कहानी के आधार पे हम 6 लेवल को समझेंगे, उसके मन में क्या-क्या दुविधा आती है। अगर वो पहले लेवल पे होता है, तो उसके मन में दुविधा आएगी कि मुझे हमेशा ओबे करना चाहिए। जो लॉ कह रहा है तो उसको ओबे करना चाहिए, वरना मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। दूसरी तरफ इस लेवल पे उस मॉरल वैल्यूज़ उसके मन में एक और डाउट हो सकता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी बीवी ही मर जाएगी, वो भी अपने आप में पनिशमेंट है, मेरी ड्यूटी उसको पड़ती भी है। फिर दूसरी स्टेज में जाती है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड को लेके। इसमें वो देखो, पहली स्टेज में तो वो आदमी यही सोचेगा कि भई अपनी बीवी को जो वो दवाई ना दूँ मैं, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है, मैं ओबीडिएंट बनूँगा, मुझे पनिशमेंट से डर है। पर दूसरी स्टेज में वो सोचेगा मैं सेल्फ इंटरेस्ट भी तो है, अगर मैं इसको चोरी कर लेता हूँ तो मेरी बीवी बच जाएगी, मेरा जो रिलेटिव है वो बच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। दूसरा वो सोचेगा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही सोचेगा कि अगर मैं इसको चोरी कर लेता हूँ, वो जेल हो जाएगी, ठीक है ना? जो कि मेरी सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये उसके मन में दुविधा है। हर स्टेज में उसके मन में कोई ना कोई दुविधा होगी। यहाँ पे फिर गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज आएगी। वो सोचेगा अगर मैं चोर कहलाऊँगा तो मैं बैड बॉय कहलाने लग जाऊँगा। मैं चोर हूँगा तो फिर सोसाइटी मेरे में बुरा सोचेगी। दूसरा वो सोचेगा अगर मैं अपनी बीवी को या फिर अपने रिलेटिव को दवाई नहीं दूँगा, तो मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में बुरा सोचने लग जाएँगे। कैसा आदमी है जो अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया? कैसा आदमी है ये जो अपनी फैमिली के लिए अपने जो है जेल में ना जाने के लिए अपनी फैमिली की कुर्बानी दे दी, ठीक है ना? ऐसे ही अगर 4th स्टेज में वो सोचेगा लॉ एंड ऑर्डर को मान लेता हूँ मैं। अर्थात मैं जो है अभी चोरी कर लेता हूँ, पर बाद में पैसे दे दूँगा, भले ही जेल हो जाए तो जेल हो जाए, मैं उसको पैसे दे दूँगा, बाद में धीरे-धीरे करके चुका दूँगा उसको। अभी तो दूसरी तरफ वो सोचेगा कि लॉ लॉ कहता है कि भई चोरी करना बुरी बात है, मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि लॉ सबसे ऊपर है सोसाइटी के लॉ, ठीक है? तो ये हर स्टेज में उसकी दुविधा आती है। अब ऐसे ही हम जो है आखिरी की 2 स्टेज भी पढ़ते हैं और फिर उनमें आने वाली दुविधाओं के बारे में समझेंगे। 5वीं स्टेज होती है हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। ये बोलती है कि जो सोसाइटी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो सोसाइटी में जितने भी लॉज़ बने हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस बने हैं। वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बने हैं,
वो रिजिड नहीं होने चाहिए। जो हमारे लॉज हैं वो सोसाइटी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो रिजिड रूल्स नहीं बनने चाहिए। अर्थात अगर कोई लॉ हमारी सोसाइटी वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उस लॉ को चेंज कर देना चाहिए ग्रेटर गुड्स के लिए, ठीक है ना। हमारे जो काफी लोगों की भलाई के लिए अगर कोई लॉ तोड़ना भी पड़ जाए तो तोड़ दो, उसमें सोचो मत। जितने भी हमारे आंदोलन होते हैं, आंदोलन के जो लीडर्स होते हैं, वो इसी विचारधारा से अफेक्टेड होते हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर कोई जैसे कि किसान बिल का है आंदोलन चल रहा है, तो उस समय वो आदमी सोच रहा होगा, किसान बिल जो लीडर है वो सोच रहा होगा कि जो ये लॉ है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। वो बात अलग है कि आजकल ज्यादातर जितने भी आंदोलन होते हैं सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। पर जो है, अगर कोई सही में जो है आंदोलन कर रहा है, सही में उसके पास कोई कॉज है, तो वो इस स्टेज में होता है, 5वीं स्टेज में होता है। वो ये सोचता है कि ये जो लॉ हमारे सोसाइटी के लिए हानिकारक है, इसलिए सोसाइटी सबसे ऊपर होती है। लॉ सोसाइटी के लिए होती है, सोसाइटी लॉ के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। और इनका इसलिए उस लॉ को तोड़ देना चाहिए। और जो ये जो लॉ, ये जो हम देखते हैं स्टेज, ये डेमोक्रेटिक आइडियाज को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो हमारी 5वीं स्टेज है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट कंट्री में या फिर मोनार्च में जाओगे, तो उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, आपको लॉ को फॉलो करना ही होगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको जेल में डाल देंगे उठा के। पर हमारे 5वीं अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जाते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं, हम अपनी विचार रख सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज में 5वीं स्टेज के लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर हमारी 6ठी स्टेज आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये कहती है कि लॉ भी बेकार हैं, जो हम जो कहते हैं तो लॉ बेकार है, लोग मतलब बने तो सही है सोसाइटी के लिए, पर लॉ से भी ऊपर एक और चीज होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जीवन से जुड़े हुए, जिसमें आपका जो है ह्यूमन राइट्स आ सकते हैं, या फिर इक्वल राइट टू इक्वल आपकी इक्वलिटी आ सकती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सबको इक्वली समझो, सभी ह्यूमन इक्वल हैं। या फिर आपकी सेक्युलरिज्म आ सकता है कि जो है कोई भी रिलीजन को स्टेट में इंटरफेयर मत करने दो, सभी धर्मों को समान रूप से देखो, सभी की रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना। या फिर आपका जो है कोई भी लॉ हो सकता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में आते हैं ये सारे लॉ, जितने भी हमारे जो डिफाइन करते हैं कि बेसिक राइट्स जो ह्यूमंस के होते हैं, या बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं। अब इसी को हम अपने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो बच्चा वो आदमी सोचेगा कि भाई मैं तो एक तरफ तो वो सोचेगा कि मैं अपने बीवी को दवाई दे देता हूँ, क्योंकि पैसा कभी भी किसी की जान से कीमती नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चुरा लेता हूँ उस दवाई को, अपने बीवी को दिला देता हूँ, क्योंकि पैसा कभी भी जान से कीमती नहीं हो सकता है। ये हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कह रहा है। दूसरी तरफ वो सोचेगा कि नहीं, मैं जो है चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी और के भी तो राइट्स हैं। अगर वो दवाई किसी और को मिलती, किसी डिजर्विंग आदमी को, किसी और को मिलती, तो उसकी जान बच जाती। मैं कौन होता हूँ ये डिसाइड करने वाला, कौन जिएगा कौन मरेगा। तो मैं जो है उस दवाई को नहीं लूंगा, मैं मेहनत करूंगा, कमाई करूंगा। अगर मुझे वो दवाई मिल गई तो ठीक है, वरना जो मेरे किस्मत में लिखा है मैं वो मान लूंगा। पर मैं किसी और के अपनी बीवी के जीवन के लिए किसी और के जीवन दांव पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो दवाई तो लिमिटेड ही है, या तो उसकी बीवी को मिलेगी या फिर किसी और आदमी को मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आदमी है वो सोचेगा कि भाई लॉ की जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो जो लॉ तो ये कहते हैं कि वो चोरी नहीं करनी चाहिए। पर अगर ये ऐसे कैसे लॉ है जो मेरी बीवी को की जान पर खतरा बन गया है, ये लॉ गलत है। जो मेरी जो है रिलेटिव की जान को खतरे में डाल दे, उस लॉ को मैं मानने से इनकार करता हूँ। वो लॉ में सोसाइटी के भलाई के लिए हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हर स्टेज में आदमी अपनी एक अलग दुविधा में होता है, हर स्टेज में वो डिसाइड उसे डिसीजन लेना पड़ता है। हमारे 6th स्टेज में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ज़्यादातर लोग जो हमारे 4th में रह जाते हैं, कुछ 5th में पहुंचते हैं, और बहुत ही कम जो है 6th में आ पाते हैं। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब हम पियाजे और कोलबर्ट की थ्योरी में कॉन्ट्राडिक्शन बताएंगे, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन भी बताएंगे और सिमिलैरिटीज क्या थी ये भी बताएंगे। अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें, तो पियाजे की जो थ्योरी थी वो बता रही थी कि वो बेस थी कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को।
दूसरी तरफ हमारी जो कॉलबर्ग की थ्योरी है, ये बता रही है कि मॉरल डेवलपमेंट कैसे इम्प्रूव होती है विद सोशल इंटरेक्शन के साथ कैसे हमें मॉरल डेवलपमेंट इम्प्रूव होती है। अब ये सोशल इंटरेक्शन आपके टीचर के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, ठीक है ना? अगर हम देखें मतलब इसको अगर डिटेल में मैं अगर समझाना चाहूँ, तो अगर कोई 5th लेवल पे 5th स्टेज पे कोई आदमी है, कोई आपका टीचर है, कोई फ्रेंड है, तो वो आपको इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है कि आप भी 5th तक पहुँच पाओ, अगर आप पहुँचना चाहो तो। अगर कोई 6th पे है, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आप भी अपनी मॉरल डेवलपमेंट को 6th स्टेज तक लेकर जाओ, अगर आप चाहो तो, ठीक है ना? तो ये पर अगर ऐसा नहीं है कि कोई 5th स्टेज पे आदमी है, तो आपको मदद आपसे उससे इंटरैक्ट करके इस स्टेज पे पहुँच जाओगे, उससे भी अगली स्टेज पे पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे-धीरे एक स्टेज बाय स्टेज आपको आगे बढ़ना होता है, ठीक है? और ये सोशल इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है, बोथ विद आवर टीचर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है ना? किसी के साथ भी सोशल इंटरेक्शन करके हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं। फिर हम समझते हैं कि जो पियाजे है, उसमें 4 स्टेजेस थी। हमने समझा था कि पियाजे ने जो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था, बताया था जैसे सेंसरी मोटर में करा था, फिर आपकी जो है प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, आखिर में फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 स्टेजेस थी हमारे पियाजे में। और जो कोलबर्ग की थ्योरी इसमें 6 स्टेजेस हैं, जो हमने आपको समझाई। 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं हमारी कोलबर्ग की थ्योरी में। अब इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, तो दोनों ने ही पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस किया है। इन्होंने जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, और हमारी कोलबर्ग ने हमारी मॉरल डेवलपमेंट पे। तो हमारी कॉग्निटिव हो या फिर मॉरल हो, ये दोनों ही पर्सनल है ना, पर्सनल एस्पेक्ट हैं ह्यूमंस के, पर्सनल एस्पेक्ट। तो इन्होंने पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस किया, पर्सनल डेवलपमेंट पे कैसे हेरिडिटी और हमारे सोशल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं, ये समझाया है। कैसे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट को हमारी हेरिडिटी और हमारे सोशल फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, इस बात को समझाया दोनों ने ही। इन्होंने समझाया कैसे सोशल इंटरेक्शन से होता है, और हमारे पियाजे ने समझाया था कि सिर्फ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से नहीं होता, आपके दिमाग का विकास सिर्फ बायोलॉजिकली बड़े होने से नहीं होता, बल्कि इंटरेक्ट करके भी होता है। आप धीरे धीरे इंटरेक्ट करते हो, अपनी स्टेज के बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, अपने से ऊपर की स्टेज के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उसके हिसाब से आपका जो है दिमाग बढ़ता चले जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती चली जाती है, ठीक है? तो इसी के साथ हमारे कॉलबर्ग का ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आपको एक-एक चीज़ बड़ी डिटेल में समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोज़ लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।